नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। जब जब कोई बड़ी घटना होती है या फिर पुलिस कोई एक्शन लेती है, उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। ज़्यादातर मामलों में उत्तर प्रदेश में पुलिस के एक्शन पर उंगली उठती रही है। इस दौर में बुलडोजर का बोलबाला है। कहीं ना कहीं आपको दिन में बुलडोजर चलता मिल जाएगा। पुलिस कहीं हाफ और कहीं फुल इनकाउंटर भी करती नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बुलडोजर किसी निरीह निर्बल कानून को मानने वाले व्यक्ति पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया, बुलडोजर उनके दमन का प्रतीक है, ये भी साथ में कहा। इसी तरह कई घटनाएं भी हुई। ललितपुर में थानेदार ने थाने के अंदर रेप कर दिया। कौशाम्बी में दबिश देने गई पुलिस ने एक बच्ची को मार डाला, दूसरी जख्मी है, उस पर बवाल है। इन सबके बीच, माफ कीजिएगा, चंदौली में है वो, कौशाम्बी नहीं, चंदौली में। कौशाम्बी की भी एक घटना मुझे याद आ रही थी, उसी सीक्वेंस में हम चंदौली की जगह कौशाम्बी बोल गए। कुल मिलाकर इस बीच जो हालात बने, उस पर एक बार फिर से पुलिस पर उंगली उठ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज ललितपुर से लौटते समय कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगाई, बुलडोजर, सरकार की दमनकारी नीतियों के साथ साथ में उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। अक्सर वो सवाल ये खड़ा करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर नए सिरे से सवाल खड़ा किया कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। यही वजह है कि पुलिस की जो नकेल है वो सरकार के हाथ में नहीं है, अधिकारियों के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब पुलिस का राजनीतिक उपयोग होगा तो पुलिस भी शासन सत्ता के लोगों का उपयोग करेगी। यही कारण है कि अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा, क्योंकि विरोधी दलों के लोगों का दमन कराने के लिए सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। आज मंथन में इसी बात पर सवाल उठाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस का राजनीतिक प्रयोग होता रहा है या अभी भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, एक नए सिरे से एक आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। कई बार इस तरीके के आरोप लगते रहे, कोई नई बात ये नहीं है, क्योंकि पुलिस जब जब सख्ती करती है, एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब पुलिस सख्ती करती है तो ये आरोप लगते भी हैं। लेकिन सारे आरोप निराधार नहीं होते, ये भी एक सत्य है, कटु सत्य है। ललितपुर कांड के बाद एक बार फिर से पुलिस कटघरे में है। हालांकि मेरा अपना निजी मत है कि पुलिस वाले बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24/7 काम करता है। लेकिन इसके इतर इस तरह की घटनाएं पुलिस के चेहरे पर दाग भी लगाती हैं। ये बात हुई पुलिस की। राजनीतिक उपयोग होता है, ये बहुत दिनों से बात कही जाती रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव पर भी ये आरोप लगते रहे हैं, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों में भी कहा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश के एक गृह मंत्री हुआ करते थे गोपीनाथ दीक्षित, उन पर भी विपक्ष उस दौरान आरोप लगाता था कि वो पुलिस का दुरुपयोग करते हैं या पुलिस की पॉलिटिक्स करते हैं। लोग कहते हैं कि जब नेताजी मुलायम सिंह सरकार में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षक और पुलिस को फायदा होता है, क्योंकि ये सब पुलिस के बल पर एक तरीके से जो अपना वोट तंत्र है वो मजबूत करने की कोशिश करते हैं ये लोग। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन ये नया आरोप क्या है, अखिलेश यादव को सुनिए। तो आप चुनाव जिताने में लगा दोगे और पुलिस को इसमें लगा दोगे कि आप चिन्हित करिए कि विपक्ष के लोग कौन हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो अपनी मर्जी का काम तो थोड़ा बहुत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं और आए दिन शिकायत मिलती है। आए दिन पुलिस शामिल मिलती है कई कामों में,
मान लीजिए आपके शहर की खबर है, तेल माफिया व अपराधी का पुलिस संज्ञाना। बिना पुलिस के कैसे गलत काम हो सकते हैं? ये आपके शहर की खबर है। अगर पुलिस से आप चुनाव जीतना चाहोगे, लोगों को परेशान कराना चाहोगे, बाद में वो मनमर्जी तो करेंगे। आप देखिए जिला पंचायत के चुनाव में क्या लूट हुई, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं दबाव बनाया गया। और आपके सामने घटना है ललितपुर की, एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो अपनी फरियाद लेकर के आई, फिर बलात्कार हो गया उसके साथ। भाई दुनिया में ऐसी कहीं घटना हो सकती है? और तब वो घटना हो रही है जब बीजेपी की सरकार है। समाजवादी लोग अगर नहीं पहुंचे होते तो पुलिस के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मेरी फिर मांग है कि ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो इसमें शामिल हैं, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ये केवल ललितपुर में घटना नहीं हुई, आप चंदौली की घटना बताइए क्या हुआ वहाँ पर। एक परिवार में 2 बहनों को मारा, एक की जान चली गई, दूसरी अभी भी बीमार है, उसकी पिटाई की गई, और पुलिस कहानी बदल रही कि उसने फांसी लगा ली। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी से अच्छा इनकी सरकार में पुलिस कहानी कभी नहीं बनाती। पुलिस कहानी बनाने में बहुत तेज है, कोई घटना होगी उसमें कहानी बना देंगे। इसलिए बेरोजगार, महंगाई और आपके पुलिस के कामकाज देख सकते हो। ललितपुर से लौटते समय अखिलेश यादव ने जो कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक लंबा चौड़े आरोपों की फहरिस्त पुलिस पर मढ़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पूरी तरीके से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं इसे दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उपयोग तो सदुपयोग होता है सही सेंस में, लेकिन अगर कहीं राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है तो पुलिस का काम राजनीतिक प्रयोग करने का तो नहीं है। तो इसलिए ये राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप सही मायने में वो अखिलेश यादव लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी जिस तेल माफिया और पुलिस के गठजोड़ की बात की, वो इमरान टैंकर का भी समाजवादी छात्र सभा का ही उपाध्यक्ष था। ये भी जानकारी अखिलेश यादव को करनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, नेता हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन गंभीर प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में पुलिस का दुरुपयोग बढ़ा है? क्या राजनीतिक दल, कोई भी हो, किसी की सरकार हो, क्या उनका उपयोग बढ़ा है? और जो हाल का घटनाक्रम है, चंदौली की घटना, ललितपुर की घटना, कानपुर की घटना, बहुत सारी घटनाएं हाल में हुई हैं। और इसी सरकार में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी ने कर दी थी। ये इसी सरकार में हुआ। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं। मतलब भाजपा की सरकार में, योगी का सरकार का जो पहला संस्करण था उसमें ये घटनाएं हुई। हालांकि वो दुर्दांत अपराधी भी मुठभेड़ में मारा गया, तो इसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है, और तमाम अपराधी इनकाउंटर में मारे गए। ये भी एक पहलू है। इन तमाम सवालातों कि क्या पुलिस का राजनीतिक उपयोग होता रहा है, दुरुपयोग होता रहा है, और अभी क्या ये बढ़ा है, ये बड़ा प्रश्न है। इसी तरीके के पुलिस पर जो लगने वाले तमाम आरोपों और पुलिस का विपक्ष कि पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है। एक अधिकारी कह रहे थे कि पुलिस जैसे 32 दांतों में जीभ नहीं होती, उस तरह काम करती है। मैं सहमत हूं उनकी बात से, क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है। बहुत सारे सवाल मेरे दर्शकों के मन में है और मेरे भी मन में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन साहब को हमने आज आमंत्रित किया है। जैन साहब उन पुलिस अधिकारियों में रहे हैं जो अपने वसूलों पर कभी समझौता नहीं करते रहे हैं। एक जलवा जलाल हुआ करता था, हम लोग देखा करते थे, हम लोग तब रिपोर्टिंग किया करते थे मैदान में निकलकर। तो जैन साहब का एक जलवा जलाल हुआ करता था, और कोई ये नहीं कि डीजीपी नजर ही ना आए कहीं। जो मौजूदा हालात हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं मुकुल गोयल साहब। कुल मिलाकर ये ऐसे पुलिस अधिकारी, तो तब का जो पूर्व का जमाना कहें, कार्यकाल कहें, और आज क्या डीजीपी की जो नाम की जो कड़ी है वो कमजोर हुई है? क्या डीजीपी के हाथ से तमाम अख्तियार चले गए हैं, इसलिए पुलिस बेअंदाज है और आरोप ज़्यादा लग रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार कि हमें आपने समय दिया। बहुत आभार। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये होगा, बल्कि मैं जानना चाहूँगा, सवाल क्या मैं करूँ, मैं जानना ही चाहूँगा
कि जो पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग सदुपयोग जो भी कहें, जो अपने अपनी भाषा सबकी रहती है, वो क्या मतलब इसकी लगभग शुरुआत हुई, क्या होता है और अब इधर क्या ये बड़ा है? ये दो बड़े अहम प्रश्न है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि अब अगर पुलिस का राजनीतिक प्रयोग करेंगे अपने विरोधियों के दमन के लिए, तो फिर आपको उसकी कोई कीमत तो जरूर चुकानी होगी। देखिए, पुलिस के रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सालों से चर्चा हो रही है। मैंने 79 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जब तक रिटायर हुआ तब तक लगातार ये चर्चा चलती रही जी। अभी एक बुक लिखी है, यूपी के रिटायर्ड डीजीपी रहे हैं पद्मश्री श्री प्रकाश सिंह, उन्होंने किताब लिखी है जिसका विमोचन 7 मई को होने जा रहा है। उसका शीर्षक है स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। जी। वो इसी मकसद से लिखी गई है कि आज भी हम 1861 के एक्ट से गवर्न हो रही है पुलिस, जो कि 1857 के गदर आया था पब्लिक के दमन के लिए। जी। रही दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का जजमेंट है, जो आज तक किसी भी स्टेट ने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। कारण स्पष्ट है, हर प्रदेश के नेता मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि पुलिस में रहे और जो भी आदेश दिए जाएं उसका पालन हो। ये तो रही एक पहलू, पर दूसरा पहलू यह है कि जो ललितपुर की घटना है, इससे शर्मनाक घटना मैं नहीं समझता कि पुलिस के लिए संभव है। और थाने में इस प्रकार की घटना घटित होना एक इतनी छोटी बच्ची के साथ में, इससे ज्यादा जो है वो घटिया हरकत ये थाने में नहीं हो सकती थी। मेरा तो ये कहना है कि थाने में उस समय जो अन्य पुलिसकर्मी भी थे, महिला कांस्टेबल भी रही होगी, क्योंकि अगर महिला कोई भी लाई जाती है थाने पर, किसी ना किसी को उसका इंचार्ज बनाया जाता है, उसकी कस्टडी में वो रहती है। वो क्या कर रही थी उस समय, डे ऑफिसर क्या कर रहे थे, संतरी क्या कर रहे थे, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एडीजी कानपुर जोन ने सही एक्शन लिया है कि पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है, और जो भी बलात्कारी हैं इन सब के ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। जिस महिला, जो उसकी लड़की की मौसी बताई जाती है, जिसका हाथ है, उसके खिलाफ भी, इन सब के खिलाफ एनएसए में कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको मुकदमे को ले जाकर एक नजीर स्थापित करनी चाहिए प्रदेश में, जिससे कि कोई अन्य पुलिसकर्मी इस प्रकार का दुस्साहस भविष्य में ना कर सके। जैन साहब, ये बहुत इससे सख्त शब्द तो क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं? बहुत सख्त शब्दों का आपने इस्तेमाल कर दिया, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला था कि अगर आप इस वक्त डीजीपी होते तो क्या करते, तो आपने सारी बातें तो पहले ही बता दी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के राजनीतिक प्रयोग दुरुपयोग, इस पर एक आपने प्रकाश जरूर डाला कि भाई ये दमन के लिए एक्ट बना, और उसके बाद अब सारी चीज़ें आ गई। प्रकाश सिंह साहब की किताब भी आ रही, बहुत पुलिस के वो बहुत सम्मानित डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे और शायद उनको रोल मॉडल बहुत सारे लोग मानते हैं। ये इसकी शुरुआत आप उत्तर प्रदेश में कब मानते हैं? और जब आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे या तमाम पदों पर रहे, कप्तान से लेकर डीजीपी रहे, आप 79 में आप सेवा में आ गए, तो उससे उस दौरान आपके अनुभव क्या रहे? क्या इस तरीके के दबाव वास्तव में पड़ते हैं अधिकारियों पर, थानों पर? क्या उनका राजनीतिक प्रयोग नेतागण करते हैं? क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 माननीय न्यायाधीशों की जो सिफारिशें हैं, वो कोई राज्य लागू नहीं करना चाहता। हर मुख्यमंत्री गृह अपने पास रखना चाहता है, गृह मंत्री भी दूसरे नहीं बनाना चाहता। तो ये तमाम सारी पेचीदगियां हैं। तो क्या विपक्ष के जो आरोप हैं इस समय लग रहे हैं, क्योंकि जब कभी बीजेपी विपक्ष में रहती थी तो वो भी इस तरह के आरोप लगाती थी, और आज समाजवादी पार्टी में दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या इस तरह की चीजें होती हैं जैन साहब? देखिए, मैं वो सिफारिशें नहीं थी, वो एक आदेश था जी। चीफ जस्टिस। मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। आप प्लीज कंटिन्यू। उस बेंच को हेड कर रहे थे जी। और प्रकाश सिंह साहब की पीआईएल पर वो ऑर्डर हुआ था जी, और उसके कुछ पहलुओं पे अमल होता है, जैसे कि 2 साल के लिए डीजीपी बनाए जाने का आदेश है, उसके पहले आप नहीं हटा सकते हैं। थाना स्तर पर भी यही होना चाहिए। थाना स्तर पर अगर बिल्कुल नेक नियति से, ईमानदारी से, मेरिट पर अगर पोस्टिंग होंगी
तो उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पूरे पुलिस फोर्स पर पड़ेगा। ये कटिंग एज लेवल है जो थाना है, और यहाँ पर अगर कोई गलत हरकत होती है तो उससे पूरा विभाग शर्मसार होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पुलिस को भी इंडिपेंडेंट किया जाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में आपको पता है पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जी। प्राइम मिनिस्टर को नोटिस इशू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये काम यहाँ पर भी हो सकता है, होना चाहिए। जिस प्रकार से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ के लोअर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पुलिस को भी इंडिपेंडेंस दी जानी चाहिए, और उनसे फिर ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि कोई भी गलत कार्य अगर होगा तो उसमें कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैन साहब, ये कमिश्नरी सिस्टम जैसे लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी, 89 में मैंने शुरू की थी, उस दौर से मैं सुनता आ रहा था। अभी जाके कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ लखनऊ, कानपुर में और नोएडा में, कि भाई पुलिस कमिश्नर आ जाएगा तो बहुत बदलाव हो जाएगा। पुलिस के कुछ जिस आप मजबूत होने चाहिए, पुलिस एक तरीके से मोहताज नहीं होनी चाहिए, तभी वो डिलीवर कर पाएगी। तो ये जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है, इससे क्या कुछ बदलाव हुआ है आपकी नजर में? जी हाँ, हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव की है। पहले जैसे मजिस्ट्रेट का इंतजार करना पड़ता था, मजिस्ट्रेट पहले से ही ओवरबर्डन थे। जो 145, 146 के केस हैं, गुंडा एक्ट के केस हैं, 133 के केस हैं, और 110 के हैं, 109 के हैं, इनमें तत्परता से कार्रवाई हो रही है। और लखनऊ का लॉ एंड ऑर्डर, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, लखनऊ, वाराणसी में मेरी कई पोस्टिंग्स रही हैं, कानपुर और नोएडा, सभी जगह कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। पर जो यहाँ का पुलिस कमिश्नर सिस्टम है जी, वो उस प्रकार का नहीं है जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता है जी। यहाँ पर सराय एक्ट में कोई पावर्स नहीं है, एक्साइज एक्ट में कोई पावर्स नहीं है, आर्म्स एक्ट में कोई पावर्स नहीं है। अगर कोई आज बंदूक का, रिवॉल्वर का दुरुपयोग कर रहा है, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि सैकड़ों की संख्या में डीएम के यहाँ जो असलहा बाबू होते हैं, उनके पास वो फाइलें दबी रहती हैं, और वो उनमें जो है सस्पेंशन उनका वेपन्स का नहीं होता है। तो ये पावर भी मिलनी चाहिए पुलिस कमिश्नर को। अगर आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं इन बड़े जिलों में, और भी मैंने सुना है कि योगी जी कहीं और जिलों में भी इसको करना चाहते हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जो कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, उसका साहस सबसे पहले ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किया है, क्योंकि इसको लेकर आईएएस लॉबी हमेशा से लामबंद रही है कि पुलिस को ये पावर्स नहीं मिलनी चाहिए। जी, देखिए, जनहित में कार्य होना चाहिए। किसी विभाग को सशक्त करना ये मकसद नहीं होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। अगर जनहित में ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर है, वो बहुत उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद से, तो यहाँ पर भी अगर कुछ और शक्तियां प्रदान की जाए तो मेरा विश्वास है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है मेरा, कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य होगा। और इन जिलों में रिस्पांस टाइम कम हुआ है और पुलिस बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। जैन साहब, क्राइम के फ्रंट पर अगर आप समीक्षा करें, देखें, चूंकि बहुत अनुभवी अधिकारी हैं आप, मतलब आपने पूरा देखा है चीज़ों को, और एक एएसपी से लेकर डीजीपी तक रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप, तो क्राइम के फ्रंट पर क्या जो कमिश्नरेट हैं या उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा पुलिस तंत्र है, उसमें क्या अभी कुछ और तात्कालिक सुधार की जरूरत है? और जो मेरा मूल सवाल था वो इन बातों में कहीं विलीन हो गया कि क्या अब डीजीपी पहले की तरह शक्तिमान नहीं रहा? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये एक इंडिविजुअल प्रश्न है, और पर पुलिस महकमा अपना कार्य कर रहा है, और पुलिस की लीडरशिप भी स्ट्रांग है। एडीजी जोन्स बहुत अच्छे स्तर के अधिकारी, बहुत अच्छे कैलिबर के अधिकारी लगाए गए हैं, और वो दिन रात समीक्षा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में इस समय एक ऐतिहासिक शांति है, ऐतिहासिक शांति कहूंगा। और जो भी गंभीर घटनाएं हो रही हैं उनमें सब पे कार्रवाई हो रही है। ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के रहते हुए ये घटना हुई, चंदौली की घटना हुई, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा।
उसमें 1-2 दिन का हो सकता है विलंब हो जाए। आपको पता होगा जो गोरखपुर का इंस्पेक्टर था जिसने एक व्यापारी को पीट दिया था, जी जी उसके जी घर पर बुलडोजर चल गया चिन्हट में, क्योंकि उसने बिना अनुमति के घर बना लिया था। जी। तो ऐसी ही नजीर वाली कार्रवाइयां होनी चाहिए और होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस समय यूपी में करीब करीब ठप है। एसटीएफ, एटीएस सब मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। अपराधियों में खौफ है, लॉ एंड ऑर्डर इसी वजह से मेंटेन्ड है, हर त्योहार सकुशल निकल रहा है। जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये भी ऐतिहासिक एक धरोहर है उत्तर प्रदेश के लिए, इन मुख्यमंत्री जी की, और ये जारी रहना चाहिए, जिससे कि पब्लिक का विश्वास पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्टेट पर बना रहे। जैन साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे, जहां से हमने शुरू किया था वहीं फिर आके खत्म करता हूं। क्या पुलिस का राजनीतिक प्रयोग राजनीतिक दल करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं। देखिए, डिपेंड करता है पुलिसकर्मी पर कि कौन सा पुलिसकर्मी किस प्रकार का है, उसका आका कौन है, उसके आका सीनियर ऑफिसर हैं या उसके आका जो हैं वो कोई लोकल नेता हैं। अगर वो उसको लेकर आएंगे, वो उसकी तैनाती कराएंगे, वो उसका रिमोट उनके हाथ में रहेगा, तो स्वाभाविक है कि वो उनके इशारे पे काम करेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरा ये भी मानना है कि योगी जी इस समय बड़ी सख्ती कर रहे हैं और पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि किसी का नाजायज दबाव मत मानिए, मेरिट पर काम करिए। अधिकारियों से भी अपेक्षा करूंगा कि अपना जो सुपरविजन है, जो उनकी पकड़ है विभाग के ऊपर, पुलिस के ऊपर, थाने के ऊपर, चौकी के ऊपर, वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों को आपने बताई कि भाई पुलिस सिस्टम में एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। और 7 मई को प्रकाश सिंह साहब की पुस्तक का विमोचन भी हो रहा, बहुत कुछ उस पुस्तक में भी होगा, क्योंकि वो बहुत अनुभवी अधिकारी रहे हैं और कई जगह वो उत्तर प्रदेश के अलावा वो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी समय तक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पुस्तक से भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। लेकिन देखिए, जैन साहब ने एक बात तो साफ कर दी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को और अधिकार चाहिए। कमिश्नरेट जो बनाए गए हैं वो एक तरीके से उनके कुछ दांत तोड़ दिए गए हैं, सारे दांत उन्हें दिए नहीं गए हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई के कमिश्नरेट हैं। अगर उस तरीके से किया जाए तो स्थिति और बेहतर होगी। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, संगठित अपराधों के फ्रंट पर बहुत अच्छा काम हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पुलिस को कुछ अख्तियार और चाहिए। और एक तरीके से वो इस बात की हिमायत करते नजर आए कि जैसे विदेशों में पुलिस जुडिशरी की तरह, न्यायपालिका की ही तरह इंडिपेंडेंट रहती है, भारत में क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल पूर्व डीजीपी ने उठाया है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम आज अपने एक साथी को याद करेंगे जिनका आज बनारस में इलाज के दौरान लंबे समय से वो बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे और उनका निधन हो गया। पवन जायसवाल। पवन जायसवाल एक ऐसे शख्स, एक ऐसे पत्रकार, आपको बता दें कि वो मिड डे मील में नमक रोटी परोसने की घटना से वो चर्चा में आए थे पूरे देश और दुनिया में, और उसके बाद तो लगा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, जेल उनको भेज दिया गया। वहाँ के डीएम ने कहा कि भाई आप ने कैसे, आप तो प्रिंट वाले पत्रकार, आप वीडियो कैसे बना सकते हैं? अजीब मूर्खतापूर्ण तर्क तत्कालीन डीएम ने दिए थे वहाँ। बाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें मुक्त कराया और प्रशासन को ताकीद भी किया कि इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं। नमक रोटी के मसले को उठाने वाले पवन जायसवाल ने अपनी पत्रकारिता का नमक तो अदा कर दिया, लेकिन वो अपने लिए इलाज नहीं जुटा पाए। यही एक पत्रकार के लिए सबसे मुश्किल क्षण होता है। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। शासन, सत्ता, सरकार, ऐन वक्त पर डूबते को तिनके का सहारा, सभी से उनके परिवार वालों ने गुजारिश की, मदद कीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की मदद उनकी कराई थी। आज अखिलेश यादव ने
शोक संवेदना भी व्यक्त की ट्वीट करके सोशल मीडिया पर, और उनके परिवार वालों से बात भी करके। उनके अलावा शायद कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई नेता नजर नहीं आया कि एक पत्रकार जो अपना काम मुस्तैदी से कर रहा, तो समाज के लिए ही कर रहा, उसकी मौत पर दो आंसू, दो लफ्ज भी नहीं निकले। पवन जायसवाल पुराने साथी हैं हमारे, इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि हैं। पवन जायसवाल एक ऐसे मील के पत्थर साबित होंगे उन नए पत्रकारों के लिए, और जिन पत्रकारों के अंदर थोड़ा बहुत जमीर भी जिंदा है उनके लिए भी। वो व्यक्ति बीमारी से जूझते जूझते जिंदगी हार गया, लेकिन अपने कर्तव्य को करके दुनिया में अमर हो गया। ईश्वर पवन जायसवाल के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। के न्यूज़ परिवार की तरफ से और के न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों की तरफ से पवन जायसवाल को विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम